नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रेखा आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम अपने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के चौथे अध्याय यानी मानव विकास के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि मानव विकास क्या है। मानव विकास यानी मानव के जीवन में सुधार से संबंधित है। मनुष्य के जीवन में विकल्पों में वृद्धि से संबंधित है, यानी कि जीवन में सुधार होना चाहिए, विकल्पों में वृद्धि होनी चाहिए और मानव के या मनुष्य के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन होना चाहिए। ये मानव विकास कहलाता है। अब हम देखते हैं वृद्धि व विकास में अंतर। यह इसका महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम इसको देख सकते हैं। बच्चों दो इसमें आपके पॉइंट है, एक है वृद्धि और दूसरा है विकास। अंतर है दोनों के अंतर्गत हमें ये समझना होगा। वृद्धि जो है वो मात्रात्मक व मूल्य निरपेक्ष होती है, वहीं पर विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन जो मूल्य सापेक्ष होता है। अब यहाँ पे मूल्य निरपेक्ष और मूल्य सापेक्ष दो अलग चीजें आ गई। मूल्य निरपेक्ष यानी कि अगर हम वृद्धि को देखते हैं, यानी किसी क्षेत्र की जनसंख्या 1 लाख थी और अब वह 1,20,000 यानी उसमें कुछ वृद्धि हुई है, तो वो उसके निरपेक्षता यानी उससे जुड़ती हुई, यानी 1 लाख में वो और जुड़ती हुई यानी 20,000 और मूल्य जुड़ गया, इस चीज को दर्शा रही है। वहीं पर ही मूल्य सापेक्ष होना यानी विकास का होना, ये किसी चीज की जिसे हम कहें कि बढ़ोतरी के बजाय गुणात्मक परिवर्तन पे ज्यादा बल देता है। आगे हम देखते हैं वृद्धि का चिन्ह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वर्तमान स्थितियों में सुधार ना हो। फिर है यानी कि वृद्धि अर्थ है परिवर्तन में धनात्मक वृद्धि दर्शाते हुए अथवा ऋणात्मक ह्रास इंगित करते हुए भी हो सकता है। ये दूसरे पॉइंट से संबंधित भी है बच्चों। देखिए कि वृद्धि का चिन्ह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी, तो ये ह्रास की तरफ भी दर्शाता है और वृद्धि की तरफ भी दर्शाएगा। वहीं पर ही विकास जो है वो सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता, बल्कि विकास कब होता है? विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। इसे एक उदाहरण के रूप में हम समझेंगे। जैसे किसी निश्चित समय अवधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है, तो हम कहते हैं कि नगर की वृद्धि हुई है। फिर भी यदि आवास जैसी सुविधाएं या मूलभूत सेवाओं की व्यवस्थाओं में अगर कोई परिवर्तन नहीं होता या अन्य विशेषताएं पहले जैसी ही रहती हैं, तब इस वृद्धि के साथ विकास जुड़ा हुआ नहीं हो सकता। यह अंतर है वृद्धि और विकास का। देखिए आगे हम देखेंगे अनेक दशकों तक विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में ही मापा जाता था। यानी कि पहले की हम बात जब करें, इसका अर्थ है जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती थी वो उतना ही अधिक विकसित माना जाता था। इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई ज्यादा संबंध नहीं था। समय के साथ अगर हम देखें विकास के इसमें कुछ महत्वपूर्ण पक्ष हैं, जिसमें पहला है जीवन की गुणवत्ता का आनंद, यानी कि व्यक्ति अपने जीवन की जो भौतिक सुविधाएं हैं उनका आनंद यानी उसकी स्तर में जो सुधार हो रहा है उसका आनंद वो ले सके, अवसर की उपलब्धता उसे प्राप्त हो और साथ ही स्वतंत्रता का भोग वो कर सके, यानी अपने जो विचार हैं, अपने जो उसकी सोच है उसका वो स्वतंत्रता से उपयोग कर सके। ये थी विकास के महत्वपूर्ण पक्ष। आगे हम देखेंगे मानव विकास से संबंधित विचारों को सर्वप्रथम स्पष्ट करने का कार्य डॉक्टर महबूब उल हक, जो कि एक अर्थशास्त्री थे, वह अमर्त्य सेन, ये भी एक अर्थशास्त्री थे जो भारत के थे, इन्होंने इसके संबंध में विचार अपने स्पष्ट किए थे। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम डॉक्टर महबूब उल हक द्वारा 1990 में किया गया था। यह आप ध्यान रखिए बच्चों, सर्वप्रथम
डॉक्टर महबूब उल हक ने इसका मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किया था 1990 में। डॉक्टर हक के अनुसार मानव विकास वह है जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, यानी चॉइसेस के अंदर वो व्यक्तियों को चॉइस देता है अपने जीवन को अच्छे जीने के लिए तथा उनके जीवन में सुधार लाता है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाएं उत्पन्न करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें, यानी एक अच्छा और एक सार्थक यानी सार जीवन अपना कर सके। सार्थक जीवन से क्या तात्पर्य है, नीचे बिंदु में और स्पष्ट करते हैं आपको। इसका अर्थ है लोग स्वस्थ हों, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हों और समाज में प्रतिभागिता करें, यानी कि समाज के अपने हर चीज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं तथा अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वह स्वतंत्र हो, यानी उन्हें पूर्णतः से अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने की स्वतंत्रता हो। यह है सार्थक जीवन का अर्थ। अब देखिए मानव विकास के केंद्र बिंदु। मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं संसाधनों तक पहुंच, यानी प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच संसाधनों तक होनी चाहिए तथा स्वास्थ्य, जिसमें अच्छा स्वास्थ्य व अच्छी शिक्षा यानी शिक्षा। ये तीन बिंदु बनते हैं, ये इसके तीन केंद्र बिंदु हैं मानव विकास के। प्राय लोगों में अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती। कारण ज्ञान प्राप्त करने की अक्षमता, क्योंकि व्यक्ति अगर ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता तो वह अपने विकल्पों में जो है चॉइस करने में यानी जिस चुनने में उसको परेशानी होगी, वो उतने अच्छे तरीके से अपनी समझ को विकसित नहीं कर पाएगा। साथ ही भौतिक निर्धनता व सामाजिक भेदभाव व संस्थाओं की अक्षमता, यह सब इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। आगे हम आ जाते हैं बच्चों मानव विकास के 4 स्तंभों के बारे में, जब हम जानेंगे 4 स्तंभ ये प्रश्न के रूप में भी पूछा जाता है। देखिए मानव विकास के 4 स्तंभ हैं समता, सतत पोषणता, उत्पादकता व सशक्तिकरण। ये ध्यान में रखिए बच्चों, बहुत आसान है। पहला है क्षमता, जैसे कि अपने नाम से ही स्पष्ट होता है, प्रत्येक व्यक्ति की उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना समता से होता है। लोगों को उपलब्ध अवसर यानी लिंग, प्रजाति, आय, जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होना चाहिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति को समानता से अपने अधिकारों का उपभोग करना या उसके अवसरों की उपलब्धता उसको प्राप्त होनी चाहिए। फिर है सतत पोषणता। सतत पोषणता जो कि आज के वर्तमान समय की सबसे बड़ी मांग है। क्या है सतत पोषणता? मानव विकास के लिए जरूरी है। इसका अर्थ होता है संसाधनों का इस्तेमाल इस प्रकार से किया जाए कि वर्तमान समय में भी हम उसका उपयोग यानी संसाधनों का उपयोग करते हुए विकास कर सकें व इन्हीं संसाधनों को हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रख सकें ताकि उनका विकास ना रुके, वह भी इन संसाधनों का उपयोग करते हुए विकास निरंतर करते रहें, यानी कि वर्तमान समय में संसाधनों का दुरुपयोग ना हो वह भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों का ये काम करे। ये है सतत पोषणता। फिर है उत्पादकता। तो उत्पादकता से तात्पर्य मानव श्रम उत्पादकता या मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता से है, यानी व्यक्ति अपने श्रम के द्वारा जो उत्पादकता यानी जो परिणाम देता है उसके बारे में है। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि करनी चाहिए, यानी मानव की क्षमताओं में निरंतर वृद्धि होनी चाहिए। और यह वृद्धि कब सफल होगी? यह वृद्धि होगी जब प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान अच्छे से प्राप्त हो तथा चिकित्सा सुविधाएं उनके लिए बेहतर हो, क्योंकि ज्ञान के द्वारा हम विकास के नए आयाम के लिए रास्ते खोज सकते हैं। वह अच्छी चिकित्सा सुविधा मानव के स्वास्थ्य के लिए जरूरी होती है, जिससे उसकी क्षमता बढ़ती है और वो अपनी उत्पादकता के द्वारा देश में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर है सशक्तिकरण।
जिसे हम साधारण भाषा में कहें मजबूती से। सशक्तिकरण यानी आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को हर तरह से समर्थ बनाना, जिससे वह विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र हो तथा सुशासन एवं लोकोन्मुखी नीतियों का हम निर्माण कर सकें। अब हम आ जाते हैं मानव विकास के उपागम। मानव विकास के 4 उपागम हैं। पहला है आय उपागम, दूसरा कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और चौथा है क्षमता उपागम। पहला है आय उपागम। देखिए, मानव विकास से संबंधित ये 4 उपागम हम देख रहे हैं। तो पहला आय उपागम में यानी मानव विकास का ये सबसे पुराना उपागम है, जिसमें माना जाता था कि मानव विकास को इसमें आय के द्वारा जोड़ के देखा जाता था। यानी आय का स्तर अगर ऊंचा है तो मानव विकास ऊंचा माना जाता था। फिर दूसरा आ जाता है कल्याण उपागम। इसके अंतर्गत मानव हमेशा लाभार्थी के रूप में देखा जाता है, यानी लाभ लेने वाले व्यक्ति के रूप में, क्योंकि लोग विकास में प्रतिभागी नहीं है। इसके अंतर्गत सरकार कल्याण पे अधिक व्यय करके यानी कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन पे अधिक व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। तीसरा है आधारभूत आवश्यकताएं या आवश्यकता उपागम। इसमें आधारभूत आवश्यकताओं पे विशेष बल दिया गया है। देखिए बच्चों, यह उपागम अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रस्तावित किया है। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताएं जिनको उन्होंने आधारभूत आवश्यकता माना है। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा, तीसरा भोजन, जल आपूर्ति, फिर स्वच्छता और आवास। यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए इनका होना अनिवार्य है, तब हम मानते हैं कि मानव विकास सुचारू रूप से है। मानव विकल्पों के प्रश्न की इसमें उपेक्षा की गई है। चौथा आ जाता है क्षमता उपागम। इसका संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। यह अमर्त्य सेन ने इस क्षमता उपागम को उन्होंने बताया था कि उन्होंने ये कहा था कि अगर हम संसाधनों तक व्यक्ति की पहुंच होती है तो हम उसको मानव विकास के रूप में देखते हैं, यानी मानव विकास उच्च स्तर पे अपने होता है। अब हमारा आ जाता है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु मानव विकास सूचकांक यानी HDI। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या है ये? मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा जारी होने वाली वार्षिक रिपोर्ट है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रति वर्ष इस रिपोर्ट को जारी करता है, जो जीवन प्रत्याशा से मतलब है कि शिशु के जन्म से लेके उसकी जो आयु है उसकी एक अनुमान, यानी कितनी आयु तक की हम प्रत्याशा यानी कितनी आयु तक की हम अनुमान करते हैं, इसे हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। दूसरा है शिक्षा और आय के मानकों के आधार पर इसे प्रकाशित किया जाता है। सबसे पहले 1990 में HDI की रिपोर्ट जारी की गई थी। तब से हर साल इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है। फिर आगे हम देखते हैं मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय संकेतकों का एक समग्र आंकड़ा है, यानी इन सबको देखा जाता है। यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पे आधारित होता है। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों कि कई बार ये प्रश्न के रूप में 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक का जो स्कोर है वो क्या होता है। ये है 0 से 1, इसका मापक जो है वो 0 से 1 होता है। तथा इसके अंतर्गत हम आगे जानेंगे स्कोर 1 के जितने निकट कोई देश होता है वहां माना जाता है कि मानव विकास अपने उच्च स्तर पर है। वहीं पर ही अगर हम आगे देखें तो देखिए भूटान विश्व का अकेला देश है जिसने सकल राष्ट्र प्रसन्नता
यानी GNH को देश की प्रकृति यानी प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। यानी इसको आप समझेंगे तो यानी पूरे विश्व में भूटान एकमात्र देश है जिसने कि मानव विकास यानी HDI को एक अलावा एक अपनी एक अलग संकल्पना और रखी है, जिसको हम कह रहे हैं सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता। यानी व्यक्ति जितना प्रसन्न होगा वह उसकी विकास की स्थितियां उतनी ही और बेहतर या उतनी ही अच्छी हो जाएंगी। अब इसमें हम आ जाते हैं मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत हम श्रेणीबद्ध तरीके से देखेंगे इसमें देशों की स्थिति यानी संयुक्त राष्ट्र जो है वो किस प्रकार से इसको इस अपने जो मानक जो मापक है इसका 0 से 1 के बीच में विभिन्न देशों को रैंकिंग देकर उनको विभाजित करता है। रैंकिंग के आधार पर इसमें शामिल सभी देशों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। देखिए आपके सामने हमने प्रस्तुत भी किया है। तालिका 4.2 में आप देखेंगे इसमें 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहली है अति उच्च। अति उच्च के अंतर्गत यानी 0.8 से ऊपर की जो स्थिति है उसमें हम इसे अति उच्च माना गया है। इसमें 59 देश यानी 59 देश इसमें शामिल हैं। दूसरा है उच्च, इसके अंतर्गत 0.701 से 0.799 के बीच की इस जो मापक है उसके अंतर्गत 53 देश हमारे आते हैं। तीसरा है मध्यम स्तर जिसके अंतर्गत 0.55 से लेकर 0.70 के बीच की स्थिति है और इसमें 39 देश शामिल हैं। वहीं पर ही चौथा पॉइंट है निम्न, यानी कि निम्न के अंतर्गत 0.549 से नीचे की यानी 0.5 से नीचे की स्थिति को जो दर्शाते हैं, तो इसमें 38 देश हमारे शामिल हैं। इन्हीं को हमने एक तरीके से थ्योरेटिकली भी आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसके अंतर्गत आप देखिए अति उच्च में हम देखेंगे कि इसमें आप देखिए सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाले 10 देशों के नाम हमने नीचे प्रस्तुत किए हैं। सर्वप्रथम जिसका मानव विकास सूचकांक सबसे उच्च है वो है नॉर्वे। ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों, सबसे उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है नॉर्वे। इसके बाद में स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, हांगकांग, स्वीडन, सिंगापुर एंड नीदरलैंड। ये 10 देश हैं जो कि उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं। वहीं पर ही इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि निचले पायदान पर ज्यादातर यानी अधिकांशतः अफ्रीकी देश हैं। इसमें सबसे निम्नतम स्तर पर है नाइजर। देखिए सबसे उच्चतम स्तर मानव विकास सूचकांक का है नॉर्वे का, वह सबसे निम्नतम है नाइजर। ये ध्यान में रखिएगा, ये 1 नंबर के प्रश्न में कई बार पूछ लिया जाता है। और इसके अंतर्गत और भी अफ्रीका के कई देश हैं जो हमने आपके सामने दर्शाए हैं। तो मोस्टली ज्यादातर अफ्रीकन देश आप इसके अंतर्गत आते हैं। भारत इसके अंतर्गत यानी मानव विकास सूचकांक के 131वें स्थान पर है। पिछले साल यह 129वें पायदान पे था, लेकिन आज वर्तमान में ये 131 यानी 2020 में ये 131वें पायदान पर है। साथ ही इसमें देखिए आप अफ्रीका की जो देश हैं वो हमने 10 देशों को हमने इसमें दर्शाया है, इनको आप ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ बहुत छोटा सा ये पाठ था बच्चों, लेकिन ध्यान में रखने वाला बिंदु है इनके अंतर्गत, इसलिए आप इसको समझिए अच्छे से और इसी के प्रश्न लेकर हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।